अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा कर ली होगी आप लोगों ने और आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको अगर आप ज़हन में रखें तो एग्ज़ाम वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। एग्ज़ाम वाले दिन आप कम स्ट्रेस में आते हो और उस दिन आप इन सारी एफ़र्ट्स को कलेक्टिवली अगर परफॉर्म करें तो हो सकता है कि आपके 2, 3, 4 मार्क्स जो है 5 मार्क्स आप ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम वाले दिन आपके जहन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो अगर आपको पहले पता हों तो आप उस दिन थोड़ा काम रह सकते हैं। आपका दिमाग जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और उससे उम्मीद है कि आपके मार्क्स के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने ये सेशन प्लान किया आप लोगों के साथ। एफएआर के बच्चों को स्पेसिफिकली ये मैं गाइड कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं वो भी जो बाकी सब्जेक्ट्स दे रहे हैं उनके अंदर भी ये रूल्स काफ़ी हद तक फॉलो होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन क्या करना है, एग्जाम हॉल में क्या करना है, पहले 15 मिनट में क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम उसमें आप कैसे अपने पेपर को टैकल कर सकते हैं, किस ऑर्डर में आपको ये सवाल करने चाहिए जो आपको एफएआर में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस सेशन में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जनाब, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। मैं आपको कोई टॉपिक का गेस या कोई ऐसी बात कि ये टॉपिक कर लो, ये सवाल कर लो, इसमें ये चीज़ आने के चांसेस हैं, ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। एग्ज़ाम गाइडेंस का मतलब है कि एग्ज़ाम दिन में, एग्ज़ाम वाले दिन आपने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि आप अपने टाइम को, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब, कहानी कुछ स्टार्ट होगी सबसे पहले इस बात से, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अक्सर औक़ात एग्ज़ाम्स के दिनों में जाके बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रात की नींदें उड़ जाती हैं, खाने पीने की होश भूल जाती है और ऐसे ही उठ के जो है वो दीवारों में बज रहे होते हैं। तो जनाब, ऐसा कुछ नहीं करना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट क्यों रहना है? क्योंकि आपने सिर्फ 100 में से 50 नंबर हासिल करने हैं, आपने 100 में से 100 नंबर हासिल नहीं करने। तो इट इज़ समटाइम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, यानी कि आप इमेजिन करें कि आप आधा पेपर गलत करके भी पास हो सकते हैं, बस आधे से ज़्यादा पेपर गलत नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 9 सवाल आते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें से 5 सवाल ठीक करके भी पास हो सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर, एक सवाल को 100% ठीक करना तो मुमकिन नहीं होता। भाई क्यों मुमकिन नहीं होता? चलें, बड़े सवाल होते हैं, कैश फ्लो का सवाल अगर बड़ा आ गया है या एनपीओ का सवाल अगर बड़ा आ गया है तो चलें, उसमें से तो आप पूरे मार्क्स नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं वो तो आपने पूरे पूरे कर लिए हुए हैं और आपने 6 महीने पढ़ा भी है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप, पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि येस आई कैन डू इट, बिकॉज आपका जो माइलस्टोन है जो आपने पास करना है वो इतना को मुश्किल नहीं है। दैट इज़ 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। 50 नंबर पे भी आई कैप बच्चा पास कर देता है, 49 पे बच्चा फेल करता है, लेकिन ये भी थ्योरेटिकल है। आज तक मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो मुझे ये दिखा सके कि सर देखें आई कैप का मैसेज और इसमें 49 मार्क्स पे मुझे फेल किया हुआ है। तो मेरा ये एक अपना गैस है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मेरा गैस है कि आई कैप 49 वाले बच्चे को भी पास कर देता है, इवन 48 वाले बच्चे को भी धक्का लगा के पास कर देते हैं। क्योंकि मैंने आज तक, मुझे जिस बच्चे ने भी कहा है सर मैं 49 पे फेल हूँ, मैंने उसे कहा मुझे 49 मार्क्स वाला मैसेज दिखा दो, उसका आगे से रिप्लाई आता सर वो मैंने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि आई कैप तो बस बहाने ढूंढ रहा है आप लोगों को पास करने का। आपने एक काम करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है। आपके फॉर एग्जांपल एफएआर के अंदर 13 चैप्टर्स हैं, आपने उन चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। किस तरतीब में? जिस तरतीब से आपके वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। तो आपको नज़र आएगा कि आपके मेजॉरिटी एरियाज़ बड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं इस वक्त, क्योंकि आप 6 महीने से आप पढ़ रहे हो। एंड देन लेटर ऑन मूविंग फॉरवर्ड आप अपने ऐसे एरियाज़ को लिखते जाएं, ऐसे चैप्टर्स को लिखते जाएं जो आपके वीक हैं और एंड पे वो वाले एरियाज़ होंगे जो आपको लग रहा है कि आपके सबसे ज़्यादा वीक हैं। तो उससे क्या होगा, आप जब उनकी ग्रेडिंग करेंगे ना, मॉडरेट में, स्ट्रॉन्ग में और वीक में, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, इस तरह से 3 कैटेगरीज आपने बनानी है। तो आप देखेंगे कि आप अपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो आप मॉडरेट में या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में लिख रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पूरे 6 महीने आपने पढ़ा है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उससे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है। एक और आइडिया मेरे जहन में यहाँ पे ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम मुश्किल आ जाता है तो वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं होता, वो वहाँ पे बैठी हुई सारी आवाम के लिए मुश्किल होता है। और आई कैप
कैप जो है वो थोड़ी मॉडरेशन भी करता है, थोड़ा देखता है कि अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आया है तो बच्चों को उसका बेनिफिट दिया जाता है। अगर ओवरऑल कलेक्टिवली पेपर लेंथी आ गया है या ओवरऑल कलेक्टिवली पेपर मुश्किल बन गया है उसमें, क्योंकि आई कैप ने मिक्सिंग करनी होती है मुश्किल सवालों की और ईजी सवालों की, तो अगर एक सवाल मुश्किल बन गया है तो फिर उसमें आपके एग्जाम में कोई ना कोई ईजी सवाल भी होगा। तो ओवरऑल अगर मिक्सिंग होती है इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिलता है। मुझे याद है एक दफ़ा, वैसे एग्जैक्ट अटैम्प्ट और पेपर तो याद नहीं है, देयर वाज ए क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन विच वाज आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस में नहीं था, तो आई कैप ने उस चीज़ को फैक्टर इन किया था आपके पेपर्स को चेक करते हुए, यानी कि उसका इम्पैक्ट निकाल दिया था पेपर्स के अंदर या मार्क्स के अंदर, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट को उसका नुकसान ना हो। तो आई कैप भी इस चीज़ को देखता है। तो आपने परेशानी होना, अगर फ़र्ज़ करें आपके लिए मुश्किल पेपर आता है तो वो बाकी बच्चों के लिए भी मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, और उसका फिर ओवरऑल कलेक्टिवली सबको ही बेनिफिट होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि एफएआर का पेपर वैसे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये पहला पेपर होता है जो कैफ में आके आपने देना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पीआरसी के अंदर जो है वो थोड़ा और बना होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ, और एक बड़ा सवाल आपने पीआरसी 4 में करना होता है, वो भी आप लोग नहीं करते हो, तुक्का के लगाने की कोशिश करते हो, स्किप करने की कोशिश करते हो। पीआरसी के बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर वो जो बड़ा सवाल है 20 नंबर का फाइनल अकाउंट्स का, क्या वो हम स्किप कर सकते हैं, क्या उसके बगैर पेपर पास हो जाएगा? तो यानी कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वैसे 8 सवाल आ जाने हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एफएआर से डरना नहीं है, इससे लड़ना है और इसको सर करना है ताकि आप आगे मूव कर सकें। एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट्स कहते हैं सर जब भी मैं कभी कोई चीज़ ओपन करता हूँ, कोई चीज़ स्टडी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सर ये मुझे आता ही नहीं, मुझे भूल गया हुआ है, और मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो नहीं आएगा। तो इसमें मैं आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई है, रॉड्रीगर और कार्पिक 2006 में इन लोगों ने एक स्टडी की, और उन स्टडीज़ की बेसिस को उसके ऊपर यही था इनका क्वेश्चन कि भाई स्टूडेंट तो कहते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हमें भूल जाती है। तो उन्होंने एक टेस्ट दिया जिसे हम कहते हैं एक्टिव रिट्रीवल टेस्ट। एक्टिव रिट्रीवल टेस्ट ये कहता है, या उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो उसकी फाइनल रिजल्ट था वो ये था कि अगर हम लोगों को ये पता हो कि यार हमारे पास ये कागज़ पड़ा हुआ है, इस कागज़ पे जो चीज़ लिखी हुई है तो वो आप सोचना शुरू करें तो वो आपके जहन में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कागज़ नहीं पड़ा हुआ और आप सोचना शुरू करते हैं उस चीज़ के बारे में, तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे पता ना कि मेरे जहन में अगर 5-7 सेकंड में कोई एक बात, कोई डेफिनेशन, कोई फार्मूला नहीं आया तो मैं ये बुक से देख लूँगा, ठीक है। तो मैं एक्टिव रिट्रीवल नहीं कर रहा, मैं इनएक्टिव रिट्रीवल कर रहा हूँ। अपने दिमाग को मैं बता रहा हूँ कि यार ठीक है तुम इजी रहो, अगर तुम्हें याद ना आया कुछ तो मैं ये 7 पेपर पढ़ा हुआ है यहाँ से देख लूँगा। लेकिन अगर फर्ज करेंगे पेपर कोई ले जाता है और आपको कहा जाता है कि सोचें एक फार्मूले के बारे में, तो विद इन वेरी रीजनेबल टाइम आपको फार्मूला ना सिर्फ याद आ जाएगा बल्कि वो आपकी मेमोरी में और स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि एक्टिव रिट्रीवल जो है वो तभी होगा जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट दे शेयर्ड, दिस इज़ व्हाट दे टोल्ड अस कि यार हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से ये सीखा है कि ह्यूमन माइंड इस तरह से काम करता है कि अगर एक्टिव रिट्रीवल हो, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें आपको पता है कि आपने कहीं से देख नहीं पाना, तो आपके जहन में चीज़ें आ जाती। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके सामने सवाल आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर में कुछ आप क्विकली जब आप उसको एक दफ़ा देख लोगे तो आपके जहन में सिर्फ वही 7-8-10 चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी जो पेपर में आ रही हैं। बाकी बुक में क्या लिखा हुआ था, बाकी टीचर्स ने क्या पढ़ाया, वो सारा आपके जहन से गायब हो जाएगा। तो ये इंसानी दिमाग की बड़ी खूबसूरती है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि हमें अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग कोई चीज़ खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमें नहीं आती। जब हमें टेस्ट में फॉर एग्जांपल, जैसे आप फॉर एग्जांपल टेस्ट दे रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं या आप कोई और चीज़ इस तरह से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ जो है वो याद आएगी, आपके जहन में बैठेगी और आपको ज़रूर जो है वो आपको ये आ जाएगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, यू ऑलरेडी नो टू मच, आप काफ़ी सारा कुछ आपको आता है। आपने जब स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की लिस्ट बनाई है तो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में जो आपके एरियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके सामने आ रहे हैं उनको आपने मेंटेन करना है। मैं अभी आपको ये हर एरिया के हवाले से भी अप्रोच बताऊंगा कि आपने किस तरह से अगले कुछ दिनों में इस चीज़ को मेंटेन करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हाँ, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। सही है जी। तो आगे चलते हैं, हम लोग एक और बात करते हैं जी। कुछ दिन जो आपके आखिरी रह गए हैं, इन दिनों में आपने क्या काम करना है, क्या क्या चीज़।
क्विकली बस देखते हैं। कोई नया टॉपिक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना की कोशिश ना करें, क्योंकि इंसान का दिमाग है ना, यूएसबी या मेमोरी स्टिक या सीडी तो नहीं है कि उसमें एक चीज़ डाली तो वो हमेशा उसमें रहेगी। इंसान के दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने में। अगर आपके कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े, तो आखिरी 5-7 दिनों में आपने नहीं उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपने उन मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है जो एरियाज आपको आते हैं। उन एरियाज़ के ऊपर फोकस कर लें जो एरियाज़ आपको आते हैं, और उसका सवाल अगर आए तो उसमें 100% स्कोर करने की कोशिश करें, ना कि आप ऐसे एरियाज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें जो आपके नहीं तैयार। वैसे तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके कोई एरियाज़ तैयार नहीं है और आप उसको करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा उसके लेक्चर देख लिए, थोड़ी सी रिवीजन कर ली, तो यकीन माने आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स देख के तो आप उसका बड़ा सवाल पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको मेंटेन करें, उनको प्रैक्टिस करें मज़ीद। जो मॉडरेट एरियाज़ हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपने जब अपने 13 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई, उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये मेरे मॉडरेटली तैयार हैं, 4 या 5 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, जितने भी हैं जो आपके मॉडरेटली तैयार हैं, आपने उनको जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस जो आपका इन अगले कुछ दिनों में होना चाहिए, ये मॉडरेटली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए, और इनको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में शिफ्ट करने की कोशिश करें। जो वीक एरियाज़ है इनकी सिलेक्टिव प्रैक्टिस कर लें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इसके ऊपर वो जैसे कहते हैं ना कि पूरा वीक ना करें कि आप कह रहे हैं कि अच्छा मेरे 3 चैप्टर्स हैं या 4 चैप्टर्स हैं जो मेरे नहीं तैयार, तो बाकियों को तो मैं साइड पर रख लेता हूँ, वो मेरे कच्चे पक्के तैयार हैं, ये 3-4 चैप्टर्स हैं जिनको मैंने आप पूरा वीक पढ़ना है। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ना आप फिर उधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो जो स्टडी है उसमें अब आपने लेक्चर्स सिर्फ देखते रहेंगे, अगर आज कल के दिनों में आप सिर्फ लेक्चर्स देखते रहें तो ये बड़ा आपके लिए गलत बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नियर पीयर वाले जब स्टैट्स शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि सर एग्जाम्स के मंथ में सबसे ज़्यादा वीडियोस देखी जाती हैं। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि एग्जाम्स के मंथ में वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। एग्जाम्स के मंथ में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टडीज़ करते रहें, स्टडीज़ नहीं करनी आपने। फॉर एग्जांपल ये एक अप्रोच है, रिकॉल, याद करें, अटेम्प्ट करें, यानी कि सवाल सॉल्व करें, उसको चेक करें आई कैप के सोल्यूशन के साथ, और उसमें से अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई जब होगी ना, आपको पता चलेगा ओहो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मिस कर दी, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कैपिटलाइजेशन डेज कैलकुलेट करते हुए मैंने टेम्परेरी जो हमारा शॉर्टेज था या टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क था वो मैंने कंसिडर नहीं किया। ओहो इस सवाल में तो मैंने सब इन्वेस्टमेंट इनकम ली ही नहीं है। ओहो इस सवाल को मैंने जो था वो बोरिंग कॉस्ट के अंदर जो जनरल बोरिंग में करना था, इसको मैंने क्या कहते हैं स्पेसिफिक बोरिंग में डाल दिया। तो वहाँ से आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी, फिर आपने रिवाइज करना है और री अटैम्प्ट करना है। एक सवाल लाजमी तौर पे जो आपका गलत हो जाए उसको दोबारा री अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आपका वो सवाल पक्का हो जाए। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्लीप साइकिल आपने अपना डिस्टर्ब नहीं करना। आप उस टाइम पे उठना शुरू हो जाएं जो आपका एग्ज़ाम टाइम फ्रेंडली है। यानी कि आपका एग्ज़ाम अगर 9 बजे है तो आप आज से ही, अगर आपका रातों को लेट पढ़ने का स्केड्यूल था तो उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि होगा ये कि अगर आपने उसको ख़त्म ना किया, एग्ज़ाम वाले दिन आप सुबह उठ ही नहीं सकेंगे, उठेंगे तो लेट उठेंगे, फ्रेश नहीं होंगे, फटाफट मुंह पे पानी के छींटे मारे, नाश्ता भी नहीं किया, एग्ज़ाम देने चले गए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप अपनी पिछले 6 महीने की एफर्ट्स को ज़ाया कर रहे हैं। इंसान का दिमाग जो है ये कंप्यूटर नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, इसको रेस्ट भी चाहिए, इसको फूड भी चाहिए, और इसको अगर आप थका देंगे, इसको नींद नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो जनाब इट इज़ गोइंग टू वर्क लेस। ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और दिमाग नहीं आपके ने सारा काम करना है तो उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो ऐसे टाइम पे सोना शुरू करें जिस टाइम पे जब आपकी नींद भी पूरी हो। आपने 7 घंटे की नींद लेनी है, ना ज़्यादा ना कम, बबल गम। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर वो को बता दें कितने, 7 आवर्स की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर नींद होनी चाहिए आपकी। आप अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा, यार आपकी मेहरबानी, उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, उसको थोड़ा सा रीबूट होने का मौका दें एग्ज़ाम से पहले। ये ना हो कि आप सारी रात पढ़ते रहे और जनाब अगले दिन जाके पेपर में आपको नींद आ रही है, सो रहे हैं बच्चे, इधर उधर देख रहे हैं और चाय पीने को दिल कर रहा है बार बार। तो इस तरह से बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर वेस्टिंग योर 6 मंथ्स। ठीक है, और आपने पहले 6 महीने वैसे ज़ाया किए और उसके बाद एग्ज़ाम के 3 महीने भी ज़ाया कर दिए कि यार वो 6 महीने में तो पढ़ा नहीं, तो एग्ज़ाम की रात को पढ़ेंगे, अगले दिन जाके दे देंगे तो हो फ्रेश पढ़ा होगा, याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम हॉल किधर है आप लोगों का, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो कि किस जगह पे है, वहाँ पे किस तरह से जाना है। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर से निकलकर एग्ज़ाम हॉल तक जाने का रास्ता कितना है, क्योंकि होता ही है कि एग्ज़ाम वाले दिन आप पहली दफ़ा एग्ज़ाम हॉल ढूंढ रहे होते हैं, यार ये एग्ज़ाम हॉल किधर है, किसी ने भी आपको गलत रास्ता बता दिया या आपको किसी ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो कि दूर से होकर जाता है, तो आप का सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। गर्ल्स ख़ास तौर पे जिन्होंने रिक्शे पे जाना होता है या जिन्होंने जो किसी और पे डिपेंडेंट होती हैं, भाई अबू वगैरह के ऊपर, के जनाब वो आपको छोड़ के आएँ, तो उन लोगों के साथ आप लोगों ने उनको कह देना है कि जाएँ जी मेरा हॉल देख के आएँ, ताकि आपको भी उस दिन मसला ना हो, मुझे भी मसला ना हो। आपका जो भी कम्यूट का टाइम है उसमें 20-30% टाइम एक्स्ट्रा ऐड करें और उस हिसाब से घर से निकलें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में ईज़िली पहुँच जाएँ। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना जो है वो बड़ा आपके लिए ज़रूरी होगा। तो कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम हॉल के बारे में आगे भी बात करूंगा मैं, लेकिन कुछ दिन पहले किसी दिन रात को जब बहुत पढ़ लिया आपने, थक गए हैं, या दिन में जब आप कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, तो आपने अपना एग्ज़ाम हॉल भी देख कर आना है। ये वर्थ इट होता है। या तो अनलेस बहुत ज़्यादा दूर ना हो, या आपने किसी दोस्त के साथ जाना है, तो 4-5 दोस्तों ने इकट्ठे जाना है, तो किसी एक दोस्त से रिक्वेस्ट कर लें कि यार तुम ज़रा उधर चक्कर मारना, नज़र मारना कि एग्ज़ाम हॉल किधर है। एग्ज़ाम हॉल जाके वहाँ पे देख के, वहाँ पे बाहर पड़े खड़े गार्ड को रोल नंबर स्लिप की तस्वीर दिखा कहना यार क्या ये यही हॉल है, वो कहेगा हाँ यही हॉल है, तो फिर आपने जो नहीं करना। ये बड़ा ज़रूरी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर ये ना किया हो और एग्ज़ाम वाले दिन कोई खुदा न खास्ता हैंकी फैंकी हो जाए, तो सारा 6 महीने का टाइम ज़ाया हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। अब बच्चे जो है वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं सर क्या करना है। व्हाट्सएप आप सिर्फ नेसेसरी कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन टूल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रील्स ये आपने बंद कर देनी है। बंद करने से मुराद ये नहीं है कि आपने यूज़ नहीं करनी, आपने इनको डिलीट कर देना है। चलें डिलीट ना भी करें, इफ़ यू थिंक यू हैव सेल्फ कंट्रोल, तो आप इनको ओपन नहीं करेंगे। इवन आपने इनको किसी भी वक्त ओपन नहीं करना। आपने 4 घंटे पढ़ लिया, अब आप सोच रहे हैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता हूँ तो चलो मैं कुछ रील्स देख लेता हूँ, आपने ये काम नहीं करना। आपने वो जो रिफ़्रेश होने का टाइम है वो आपने जाके छत पे खड़े हो जाना है और खाली प्लॉट की तरफ देखना शुरू कर देना है। लेकिन ये देख लेना हम साइंस से मार ना पड़ जाए कि ये हमारे घर जो है वो देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हो ना, या आप ब्रेक लेना चाहते हो, तो फिर आप ब्रेक ही लो। आपने ये नहीं करना कि भाई रील्स देखना शुरू कर देते, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग को ये रील्स दिखाती हैं। हर 10 सेकंड में एक नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया, नई बात आप लोगों के सामने आ रही होती है और हर चीज़ इंगेजिंग से इंगेजिंग होती जा रही है। तो ना टिकटॉक, ना रील्स, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं। आपने चलाना ही कुछ नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि फेसबुक के ऊपर किसी नए टीचर ने कोई नई वीडियो डाली होगी जिससे मुझे कुछ और गाइडेंस मिल जाएगी। छोड़ दें, भूल जाएं। अब आपने फेसबुक ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, नॉट इवन फॉर द रिफ्रेशमेंट। ये आप रिफ्रेशमेंट के लिए या ब्रेक या पॉज करने के लिए भी आपने ये काम नहीं करना। यूट्यूब ओपन कर लें, स्टडी मटेरियल वगैरह आजकल लेक्चर्स बच्चों के पास आ रहे होते हैं, तो वो आप देखें, कोई मसला नहीं है। गेमिंग, अक्सर लोग आप गेम खेलते हैं। वैसे तो अब गेम खेलने का रुझान कम हो गया है, क्योंकि हमारी आवाम और लेथार्जिक होती जा रही है। हमारे ज़माने में हमें बहुत मार पड़ती थी कि आप गेम खेलते हो मोबाइल पे, और अब आजकल आवाम जितनी ज़्यादा रील्स देखना शुरू हो गई है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि खुदा के वास्ते गेम खेल लो मोबाइल पे, ये रील्स ना देखा करो, ठीक है। तो खैर ये भी एक अलग बात है, लेकिन अभी आपने गेम्स भी नहीं खेलनी, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू थिंक इज़ योर रिफ्रेशमेंट, इट इज़ कंज्यूमिंग योर माइंड एज वेल। आप गेम्स खेल रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है, ओपन कर लो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेजेस वगैरह देख के बंद कर दो। लेकिन ये सोचना छोड़ दो कि भाई रील्स देखने से, गेम खेलने से आपका माइंड फ्रेश होता है। ये झूठ है। टीवी देखने से आपका माइंड फ्रेश होता है, ऐसा नहीं है। यू आर डूइंग समथिंग। आपने इफ़ यू वांट टू बी फ्रेश, जाएं, जाके नहाएं, फ्रेश हों, शावर लें, ठीक है जी, और फिर उसके बाद लंबा शावर लें, ठीक है। घर वाले कहें कि नहीं भाई पानी है, आ रहा है, तो फिर ले। अदरवाइज़ ये ना हो कि पानी ख़त्म कर दें और घर वाले कहें ये तुमने क्या किया, तो आप उनको कहें जी सर जाज़ेब ने कहा था कि शावर ले लिया करें। तो ऐसा जो है वो नहीं करना। मेरा कोई कसूर नहीं, मुश्तरी होशियारबाश। ओके, लास्ट फ्यू डेज़ के बाद चलते हैं एग्ज़ाम वाले दिन। सुबह आपने बहुत टाइम पर उठना है। नींद का स्केड्यूल अपना ठीक करें। 7 घंटे कम से कम नींद आपकी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और अगर आपने एग्ज़ाम, ये नौबत आ गई है ना कि एग्ज़ाम की रात तक पढ़ना पड़ता है, तो फिर एग्ज़ाम की रात भी ना पढ़ें, फिर अगली दफ़ा सही से पढ़िएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की रात भी फिर ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम की जो रात होती है ना, वो पढ़ने से ज़्यादा सोने में फ़ायदा देती है,
ठीक है, ये चीज़ भी आपको मैं बता दूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एग्ज़ाम हॉल में आपने कम से कम आधा घंटा पहले, 9 बजे अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, 8:30 बजे आपने वहाँ पे पहुँचना है। आप जब जाएँ तो आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए कुछ ऐसे चैप्टर्स के जो आपके स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट एरियाज़ है। वीक एरियाज़ के नोट्स नहीं लेके जाने, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट एरियाज़ के नोट्स लेकर जाने हैं, वहाँ पे बाहर कहीं रख जाना। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर वो तो कोई उठा के ले जाएगा, तो क्या आपको अपने ऊपर शक है कि आपको दोबारा इन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये चीज़ भी सोचने वाली बात है। खैर चलें, आप नोट्स लेकर जाएँ, वहाँ पे कहीं पे बाहर रख जाएँ, बाइक्स पे लगा दें। तालीम कोई चोरी नहीं करता, आपको पता है किताबें जो है वो सड़क पे पड़ी होती हैं, लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी नहीं उठाता माशाल्लाह से। तालीम की चोरी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप परेशान ना हो। हाँ ये है कि कूड़े वाला उठा के ले गया अगर, तो वो मसला होगा, लेकिन मेरा ख्याल है आमतौर पर ऐसा भी नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल में प्रॉपर टाइम पर पहुँचें। किसी बच्चे से आपने कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी, चाहे वो नालायक बच्चा है चाहे वो लायक बच्चा है, आपने किसी बच्चे से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी। कोशिश करें अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करें। एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग आए बाहर खड़े होते हैं, तो आप किसी ऐसे लोगों के पास जाके बैठ जाएं जो खुद भी कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक एसेलरेटेड माइंड होता है ना, एसेलरेटेड माइंड के साथ आपने एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एसेलरेटेड माइंड के साथ एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वो आपको देखी देखी लग रही होती हैं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होता है, देखा होता है उस तरह की चीज़ों को। लेकिन अगर आप जाएं दोस्तों के साथ नाश्ता करने चले गए, आधा घंटा पहले साथ ही कोई नान शॉप थी, वहाँ से नान चने खा लिया आपने, इतने सारे चाय पी ली, और इस तरह से आपने जो है ना वो नान चने खाने के बाद तो लोरियों को वैसे ही नींद आती है। चने में तो वैसे ही उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ डाला होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो चने खाने के बाद भाई मुझे तो बहुत स्वाद की नींद आती है, आप लोगों का पता नहीं। तो ऐसा कोई खाना पेट भर के भी नहीं खाना कि आपको एग्जाम हॉल में जाके नींद आती रहे या बदहजमी हो जाए या इस तरह की कोई इश्यूज़ हो जाएँ, तो आपने उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। वॉशरूम जाना है आपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले वहाँ पे, क्योंकि अक्सर का ऐसे होता है कि बच्चे थोड़ा सा पेपर स्टार्ट होता है, एग्जामिनर को कह रहे होते हैं कि सर मैंने वॉशरूम जाना है, और यार 2-4 आप कम से कम जब आप जाते हैं वहाँ पे आगे, जब आप वहाँ पे हो सकता है आगे पहले से लाइन लगी हो या आप आके बैठेंगे, तो इसमें आपके 10 से 15 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। और भाई खुदा का वास्ता 6 महीने इसलिए आपने किए थे कि 6 महीने इसलिए लगाए हैं कि आप उसके बाद जब पेपर देने की बारी हो तो आप वॉशरूम चले जाए। तो ऐसा नहीं करना, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपने अपने आप को ईजी कर लेना है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, और पानी शानी पी लेना है। अक्सर बात बच्चे एग्जामिनर को कह रहे होते हैं मुझे पानी पिलाएं, हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ काउंट करती है। आपको जो है वो प्यास अगर लगी हुई है, आप एग्जामिनर को कह सकते हैं मुझे पानी पिला दें, वो आपको पानी तो पिलाएगा, बट उससे क्या होता है आपका माइंड चलते चलते रुक जाता है, आप इधर उधर देखते हो, थोड़ा सा आप देखते हो कि भाई फलां बच्चा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो एक और बच्चे को देखकर आपको याद आता है कि ये तो क्लास में छुट्टियां करता था, ये भी कितने गौर से लिख रहा है। पेपर में तो ये बैठ के लग रहा होता है कि सर मुझे ही नहीं आता, बाकी सारे रस्तों के बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने तो पेपर ऐसे कर देना है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और मेरे जो है उनके 100 में से 150 नंबर आ जाने और मेरे कोई नहीं नंबर आने। पेपर में तो इर्द गिर्द देखें तो ऐसे फील होता है, इर्द गिर्द नहीं देखना बस, ठीक है ना, पुराने यारों दोस्तों को भी नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। जब एंट्री स्टार्ट हो एग्जाम हॉल में इमीडिएटली एंटर हो ताकि आराम से जाके बैठ जाए। अक्सर कहा था आप लोगों को पता है गर्मियाँ होंगी, इस दफ़ा गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो आपने एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे जाके बैठ जाना है ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप उस वक्त जो है वो कर लें। अच्छा होता ये है कि जब एग्ज़ाम हॉल में एंट्री स्टार्ट होती है ना तो लाइन बना के एंट्री करते हैं, तो शुरू में हम कहते हैं यार ये तो शूदर लोग हैं जो एग्ज़ाम हॉल में फटाफट जा रहे हैं, हम ज़रा आराम से जाएंगे। जब बिल्कुल 5 मिनट रह जाएंगे तो जनाब उसका नुकसान ये होता है कि जब बिल्कुल 5 मिनट रह जाते हैं ये इतनी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि सारे ही अपने आप को जो है वो बहुत बड़े आदमी समझ रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको परेशानी होती है। अंदर जाते हैं तो अंदर पूरा हॉल है और पूरे हॉल में अपनी सीट ढूंढना स्टिल डिफ़िकल्ट टास्क, और उस वक्त रश भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप को ईजी रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, क्योंकि जैसे ही असल बैटल स्टार्ट हो तो उस वक्त जो है वो आप कर सकें। ओए होए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हो, 23-24 मिनट हो गए हैं, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्या था जी, हाँ अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको कुछ नौज़िया फ़ील होना शुरू हो जाता है या उनका दिल बैठना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन देख के ख़ास तौर पे दिल बैठ जाता है कि यार मुझे सर ने भी कहा था मुझे टेस्ट भी कहते रहे दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिए, बिल्कुल वैसा ही सवाल आ गया जैसा टेस्ट में था। तो उस वक्त जो है वो दिल बैठ जाता है, उस वक्त जो है वो बंदे का जो है वो शुगर लो हो जाती है। तो आपने कुछ कैंडीज़ अपने पास रखनी है। कैंडीज़ टॉफ़ियाँ वगैरह आप दुकान से ले लें, अच्छी ले लें, 10 रुपये, क्योंकि आपने खुद ही खानी है, आपने कौन सा दोस्तों
को खिलानी है, तो अपने लिए तो अच्छी चीज़ लिया करें। तो अच्छी कैंडी ले लें, लेकिन उसको रैपर से निकाल के अपनी जेब में रख लें। रैपर से निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम हॉल में रैपर खोलने की आवाज़ आती है जिससे सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो रैपर से निकाल के अपनी जेब में रख लें, और जब आपको फील हो कि यार मैंने कुछ खाना है, तो उस वक्त सुकून से निकाल के उसको मुंह में डाल लें। और च्युइंगम नहीं खानी आपने, च्युइंगम जो होती है, हाँ च्युइंगम, यस च्युइंगम आप ले सकते हैं, बस उसका भी यही रूल है कि आपने उसको फिर वो रैपर से निकाल के रखना है। कोशिश करें, इस चीज़ से दूसरों का भी फ़ायदा होता है और आपको भी व्हेन यू थिंक। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जब आप च्युइंगम चबा रहे होते हैं तो इट हेल्प योर माइंड टू थिंक, ठीक है। तो ये भी एक मतलब नेचुरल सी बात है, इसको भी जहन में रखिएगा। एक्स्ट्रा स्टेशनरी रखनी है, अच्छा पेन लेके जाना है। मार्केट में जाएं, दुकान पे, किसी बड़ी दुकान पे 200 रुपये का पेन लेना है आपने एग्ज़ाम के लिए, 200 रुपये से सस्ता पेन नहीं लेना। और जो बच्चा कहे नहीं सर मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास 200 नहीं है, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये तो एक वक्त की दाल रोटी के जितने पैसे होते हैं। और वो चीज़ जिससे आपने अपनी लाइफ की पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी जंग लड़नी है, अगर वो आपके पास ठीक नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप ना ही लड़ें तो बेहतर है। आपके पास अच्छा पेन होना चाहिए और 2 होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपका कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेटर, आपको पता है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती हमें अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। कोई एक आधी कैलकुलेशन होगी जिसमें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के जो बाकी फंक्शंस हैं, ये ख़ासतौर पे इक्वेशन सॉल्व करने के, वो यूज़ होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इफ़ यू हैव एनी गुड कैलकुलेटर यू कैन यूज़ दैट। लेकिन कोशिश करनी है वो कैलकुलेटर यूज़ करें जिसके बटन मिटे हुए ना हो, बटनों के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मिटा हुआ ना हो। ऐसा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है जिसके बटन मिसिंग ना करते हो, कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और एकदम जो है ना वो बटन को एक में सुबह आपकी सारी कैलकुलेशन की तहस नहस फिर गई। तो ये चीज़ जो है इसको आपने ज़हन में रखना है। तो ये एग्ज़ाम डे की एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको वो मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, वो आपने साथ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड ज़रूरी है, बाकी इसके अलावा और एडमिट कार्ड के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो भी आपने पूरी करनी है। ओके, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठ गए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। एफएआर के अंदर आपको पहले 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें क्या करना है। आपको ये पता है कि आपका एफएआर का जो पेपर है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 10 या 8 या 9 इस तरह से करके आपके एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपका सेक्शन ए के अंदर ही 5 और सवाल होते हैं जो एवरेज 8, 7, 6 इस तरह के मार्क्स के सवाल होते हैं। और आपका जो सेक्शन 2 है वो आपके उसके अंदर 3 बड़े सवाल होते हैं और 18 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर इस तरह से करके उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो करना क्या है? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आप एमसीक्यूज़ वाला जो सवाल है उसको ना करें 15 मिनट में। और लोग भी हो सकते हैं जो वो कहते हैं, अब आपको जो अप्रोच बेहतर लगती है आपने वो फॉलो करनी है। मेरी अप्रोच ये है कि आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि कौन कौन से आपके एरियाज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो पहले हमने लिस्ट बनाई थी। अब आपने जब क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको साइड पे कर देना, उसको अभी नहीं देखना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, वो 1 या मैक्सिमम 1.5 लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये कौन से स्टैंडर्ड का सवाल है। आपने अपने पास रखने हैं 2 क्या कहते हैं उसको, हाईलाइटर आपने पेपर पे यूज़ नहीं करना। जो आंसर शीट होगी उस पर हरगिज़ हाईलाइटर इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आपने उसको इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए हाईलाइट करने में, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें आप हाईलाइट कर लें, फिगर्स हाईलाइट कर लें, डेट्स हाईलाइट कर लें, रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट कर लें। ये चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है। वैसे तो पूरा सवाल ही ऐसा होता है, बच्चे बहुत पूरा सवाल ही हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर दें ताकि वो आपसे मिस ना हो। तो सवाल नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपने, देखा ये कौन से स्टैंडर्ड का है। सवाल नंबर 3 देखा, कौन से स्टैंडर्ड का है। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सारे सवालों को आपने देख लिया कि कौन से स्टैंडर्ड के हैं। अब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि यार अगर बोरिंग कॉस्ट का सवाल आया ना, सबसे पहले मैं बोरिंग कॉस्ट का सवाल पढ़ूंगा। अगर बोरिंग कॉस्ट आपको अच्छी नहीं लगती, आपका फॉर एग्जांपल IAS 41 तैयार है, तो आप कहें जी मैं सबसे पहले IAS 41 का सवाल देखूंगा अगर कोई मेरा आया हुआ तो। और छोटे जो सवाल हैं 8-8 नंबर वाले, इनसे शुरू करें। अक्सर औकात इनमें से जो सवाल होते हैं ना ये आसान होते हैं और ये क्विकली सॉल्व होने वाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरा फॉर एग्जांपल रेशोज़ का चैप्टर बहुत अच्छा है और मैं सबसे पहले रेशोज़ का सवाल करूंगा, आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपनी लिस्ट बना के जाएं।
उससे क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर यू टू डिसाइड, और आपका डिसीजन में टाइम जो है वो नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक एरिया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो रेशोज़ है, और आप सवाल पढ़ना शुरू करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसका जो सवाल होगा अगर तो वो बड़े एरियाज़ में है फिर उसको ना छेड़ें, यानी कि वो जो 50% के 50 मार्क्स वाला सेक्शन 2 है उसमें ना जाएं, क्योंकि आमतौर पे उस तरह के सवाल के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई 2 नंबरी कोई ना कोई मुश्किल सवाल होगा। तो शुरू वाले जो आपके सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, ये जो 5 सवाल हैं, ये आपने इनमें से वो एरिया जो आपका सबसे बेहतर है आपने वो चूज़ कर लेना है और उसका सवाल पढ़ना शुरू कर देना। रिक्वायरमेंट्स अंडरलाइन कर लें, सवाल को पूरा समझ लें, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि 10 मिनट में 15 मिनट के अंदर आपने 2 सवाल कम से कम अपने रीड करने हैं, और वो आपने पहले से डिसाइड किया हो कि अगर ये एरियाज़ के सवाल आ गए तो ये मैं पहले करूँगा। अच्छा, अब उसमें 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। ज़्यादा प्रोबेबल सिचुएशन ये है कि आप जब वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप जब वो सवाल पढ़ोगे तो आपको आता होगा, क्योंकि वो आपका मोस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो फिर तो बहुत ईजी आप उसको सवाल कर लें। अगर उस एरिया में आपको लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं आता और अब क्या करना है, तो फिर टेंशन नहीं लेनी, आप दूसरे सवाल पे मूव कर दें। एक चीज़ याद रखें कि एग्जामिनर पूरा का पूरा पेपर इजी नहीं बनाएगा और पूरा का पूरा पेपर बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं बनाएगा। मॉडरेट मिक्सिंग होगी, इजी सवाल भी होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे। और आपने एक सवाल पढ़ा, आपको डिफिकल्ट लगा, तो इससे डरे ना कि यार ये डिफिकल्ट सवाल आ गया तो क्या होगा, उससे बल्कि खुश हों कि यार ये डिफिकल्ट सवाल है तो अगला वाला आसान होगा या उससे अगला वाला आसान होगा। अक्सर औक़ात पेपर में क्वेश्चंस इस तरह से प्लेस किए होते हैं कि बच्चे को डराने की कोशिश की जाती है कि शुरू में जो है ना वो थोड़े चैलेंजिंग सवाल और आगे ईजी सवाल, तो इस चीज़ को भी ज़रा थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। तो आपने 15 मिनट में अपने कम से कम 2 सवाल प्लान कर लेने कि मैंने ये सवाल करने, जैसे ही आंसर शीट मिले उन सवालों को करें। एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप अलॉन्ग द वे कर सकते हैं, और आमतौर पे एमसीक्यूज़ के अंदर ये होता है कि एमसीक्यूज़ को देखें, एमसीक्यूज़ को पढ़ने का और उनको सॉल्व करने का टाइम जितना लगना है वो उतना ही लगना है, वो चाहे आप पहले 15 मिनट को यूटिलाइज़ कर लें या आगे कहीं पे 15 मिनट में यूटिलाइज़ कर लें, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं हो रहा है एडिशनल 15 मिनट्स का। आपको एडिशनल 15 मिनट्स का एडवांटेज एमसीक्यूज़ में नहीं मिलेगा, वो आपको बाकी सवालों में मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ को जितना टाइम लगना है उनको उतना ही लगना है, चाहे आप उनको शुरू में करें, बाद में करें, एंड पे करें। लेकिन जो सवाल हैं जिनको रीडिंग करने का आपको टाइम मिल रहा है, आप उसको जो है वो उन 15 मिनटों में रीड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। रीड करने के लिए हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, कोई अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं लिखनी। हाँ, उसको टिक लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं उसके ऊपर, स्टेरिक लगा सकते हैं आप उसके ऊपर, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो है ना वो आप टेक्निक सोच लें कि यार मैं इस तरह से करूँगा और ये मेरा एग्जाम जो है वो मैं इस तरह से क्वेश्चन पेपर को मार्क कर लूँगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग योर एग्जाम जो है वो एग्जाम गाइडेंस के अंदर ये देख लें, ये आपकी ये टॉप शीट है, ये टॉप शीट, इसके ऊपर एक वीडियो भी है, वैसे तो आई कैप की, वो आप आई कैप की देख लें। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये इस जगह पे, यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं। ये आपका जो है वो CRN लिखने का बॉक्स है, अपने यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर CRN लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका CRN है, ये उन्होंने बताया हुआ 098215 है, तो आप 098215 ऐसे पूरा बॉक्सेस में लिख देंगे। और उसके बाद नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं, नीचे सर्कल्स आ रहे हैं जिनको आपने पूरा रंग करना है। कभी कभार बच्चे ना बड़ा डर जाते हैं कि सर मेरा ना इस तरफ से थोड़ा सा बाहर निकल गया था तो मेरे मार्क्स तो नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा गलती नहीं करनी। जैसे ये रॉन्ग मेथड उन्होंने बताए हैं कि पूरा फिल ना करना या इस तरह से फिलिंग कर देना या टिक लगा देना, ऐसा नहीं करना। आपने बॉक्स के अंदर भरना है। अगर कहीं से थोड़ा सर्कल के अंदर आपने रंग भरना है, कहीं से थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा, ये QR कोड लगा हुआ है, ये भी और ये भी, इनके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स आपने अटैच की हैं, वैसे तो माशाल्लाह इतने हमारे बच्चों को कभी ये सप्लीमेंट्री, मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी सप्लीमेंट्री शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। 32 शीटों के अंदर काम पूरा हो जाता है, सवाल पूरा हो जाता है, पेपर पूरे हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे एडिशनल सप्लीमेंट्री शीट्स भी लगा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो ज़्यादा लाइक हैं, हो सकता है कि उन्होंने बीच में पेजेस छोड़े, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री शीट्स जो होती हैं उनके ऊपर 12 शीट्स होती हैं। अगर आपने 1 लगाई है तो 1 पे टिक कर देंगे, अगर आपने 2 लगाई हैं तो 1 पे भी टिक करेंगे, 2 पे भी टिक करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी 2 सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स हैं। इसके ऊपर वैसे एग्जामिनर, वो जो एग्ज़ाम हॉल में जो आपका एग्जामिनर होगा,
इन्विजिलेटर जिसको कहते हैं वो भी आपको गाइड कर देगा कि क्या करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने नज़र आ रही हैं, इसको पूरा पढ़ लें। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है। कुछ लोग जो हैं इंक पेन ले जाते हैं, इंक पेन नहीं लेके जाना, आपने बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है। आई क्या बॉल पॉइंट पेन कहता है, कुछ लोग पॉइंटर टाइप का पेन लेकर जाते हैं। कोशिश करें कि ऐसा अगर आपने वो भी चूज़ करना है तो आप अपने पास एहतियातन एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी रख लें कि एग्जामिनर इन्विजिलेटर अगर आपको कहे कि यार ये पॉइंटर से ना लिखो तो आप फिर पॉइंटर साइड पे कर दें। हेडिंग्स देने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए आपने कोई मार्कर शार्कर इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ एक पेन से आपने लिखना है, वो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। कुछ पेन की तरह के पॉइंटर्स होते हैं, अगर आप वो लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन ये चेक कर लेना है कि कहीं ऐसे ना हो कि वो आप लिखें तो दूसरी तरफ बैक साइड पे उसका इंप्रेशन आना शुरू हो जाए एग्जाम पेपर के अंदर। तो आपने थोड़ा सा लिख के ना एक दफ़ा शीट पलट के देख लेना है। वैसे तो आई कैप का जो पेपर है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप लिख रहे हुए और बैक साइड पर उसका इंप्रेशन आ गया तो जब आप बैक साइड पर लिखेंगे तो फ्रंट साइड पर उसका इंप्रेशन भी थोड़ा सा आ जाएगा, फिर वो दोनों ही आपके जो कागज़ है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो आई कैप ने जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का जो जिक्र किया ये इसीलिए किया है कि आपकी राइटिंग आर पार नज़र ना आए, क्योंकि इंक पेन से अक्सर आर पार नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पेपर आजकल इस तरह की क्वालिटी के आते हैं। ठीक है जी, CRN और अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क ये सामने वाली मेन शीट के अलावा कहीं नहीं लिखना। ये बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अभी आप पढ़ लें। ये सप्लीमेंट्री आंसर स्क्रिप्ट है, अगर आपकी पहली आंसर स्क्रिप्ट है तो 1 पे टिक करें, अगर दूसरी आंसर स्क्रिप्ट है तो सिर्फ 2 पे टिक करना है। अगर तीसरी आपने ऐड कर दी है, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे जो बच्चा तीसरी ऐड कर देगा उसको वो आई कैप से पता नहीं पैसे पूरे करने की कोशिश कर रहा है, तो इतना लंबा तो पेपर होता ही नहीं है। आपने अपना सिग्नेचर्स करने हैं, देखें यहाँ पर नाम लिखने का नहीं है, और इसी तरह से आपने CRN फिल करना है। अंदर चलते हैं जी। अंदर शीट के अंदर आपको इस तरह से ऊपर बॉक्स नज़र आएगा, ये QR कोड है जी। ये QR कोड नहीं, ये इसको बार कोड कहते हैं। इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, और ये देखें इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन के साथ 1 पार्ट A और सब पार्ट 1, 2। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि उसके पार्ट्स हैं तो हर पार्ट जो है वो आपने नए पेज से स्टार्ट करना है। स्टार्ट ईच क्वेश्चन ऑन ए न्यू पेज लिखा हुआ है, और अगर उसके पार्ट्स हैं जैसे 1A है और ये आपका ये 4 लाइन में ख़त्म हो गया, आप खाली छोड़ दें और अगली लाइन पे अगले पेज पे चले जाएं। 1B उधर करें, 1C उससे आगे करें। ठीक है, अच्छा अब इसमें लोगों आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये पता नहीं इसी सेम पेज पे कंटिन्यू कर लेना चाहिए या अगले पेज पे चला जाना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो कि यार ये सेम पेज पे पार्ट दूसरा कर लें या अगले पेज पे, तो आप अगले पेज को प्रेफर कर लें, क्योंकि आंसर शीट में पेजेस खाली छोड़ने पे आई कैप बिल्कुल नाराज़ नहीं होता। हाँ, ये नहीं करने कि आपने एक पेज पे सवाल किया उसके बाद 4 पेज खाली छोड़ दिए और उसके बाद अगले पेज पे चले गए। ठीक है, वैसे तो आई कैप का सेटअप ये है कि वो 32 के 32 पेजेस चेक करता है पूरे, चाहे वो खाली हों। जो खाली होता है उसको आई कैप के एग्जामिनर खुद क्रॉस करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये खाली है, लेकिन 32 शीटें पूरी चेक होती हैं आपकी, चाहे उस पर कुछ लिखा हो या ना। लेकिन आप याद रखें कि आपने पहले पेज पे लिखा, फिर दूसरे पे आपने पेजेस खाली छोड़ के आगे नहीं जाना। आपने शुरू में अच्छे सवाल जो आपके हैं, जो आपके तैयार हैं, वो कर लेने हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सवाल नंबर 1 पहले किया जाए, फिर 2 किया जाए, फिर 3 किया जाए। जिस तरतीब में आपको सवाल आप लग रहे हैं, आप पहले सवाल नंबर 4 कर सकते हैं, फिर उसके बाद 5 कर लें, फिर उसके बाद 8 कर लें, फिर उसके बाद 3 नंबर कर लें। यानी कि इस तरह से आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो हर सवाल का हर पार्ट एक नए पेज से स्टार्ट होगा। आपका ये जो लाइंस बनी हुई हैं आपने इसी के अंदर लिखना है, इस लाइन से पीछे भी नहीं लिखना है। यानी कि ये जो लाइन है इसके बाद इसके बाहर, यानी कि इस बॉक्स में ही लिखना है, इस बॉक्स के अलावा कहीं नहीं लिखना। ये बार कोड के ऊपर कुछ भी आपने को पेन को मारकर कोई चीज़ नहीं मारनी, क्योंकि उससे होगा ये कि ये बार कोड रीडेबल नहीं रहेगा, जिससे हो सकता है कि आपकी मार्किंग ना हो फिर। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आखिरी 15 मिनट में क्या करना है जी, ये भी एक छोटी सी बात है, याद कर लें। आखिरी 15 मिनट में एक पूरे पेपर को, आखिरी 15 तो नहीं खैर, इसमें आखिरी 5 मिनट में भी ये किया जा सकता है। मेक श्योर करें कि आप सारे MCQs जो है वो आपने टिक किए हैं। अच्छा, MCQs के वाले से एक चीज़ याद कर लें, जो आपका FAR का जो पेपर है इसमें पिछली दफ़ा गाइडेंस ये मिली थी कि भाई इसका जो पेज पहला नंबर पेज होगा ना, जैसे देखेंगे इसके ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज 01, यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिखा होगा आंसर शीटों के ऊपर, और आगे वो सर्कल्स बने होंगे, बबल्स जिनको कहते हैं, ये इस तरह से बबल शीट बनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 बबल्स बने होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ABCD 4 बबल्स बने होंगे। तो MCQ नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है, अगर वो A है तो आप A वाले को सर्कल कर देंगे, अगर B है तो उसके सामने B वाले को सर्कल कर देंगे, C है तो C को सर्कल कर देंगे। तो जैसे बबल रैप होती है ना, आई एम श्योर आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बबल रैप नहीं, बबल शीट जो होती है, तो आपने बबल शीट की तरह इसको जो है वो एडिट करना है MCQs। तो पहले पेज पे, पहले सफ़े के ऊपर
आपको वो उसी तरह से बबल शीट्स बनी हुई नज़र आएंगी, आई कैप ने बना के दी होंगी। यहाँ पे मेरे पास उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो आई कैप ने कहा है कि वो आपको बबल बनी होंगी, बबल शीट बनी होगी, और आपने उसके हर MCQs का आंसर उसी तरह से उस बबल के अंदर सर्कल करना है। ठीक है जी, और बाकी आगे से ऑनवर्ड आप जो सवाल हैं वो शुरू कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जो सारी बातें हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, जो बातें मेरे जहन में थी। मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराई जाए जो कि एग्ज़ाम हॉल के में बच्चे को स्ट्रेस करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से वो कीमती नंबर लूज़ कर देता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। थोड़ा जज्बाती भी हो गया, थोड़ा लंबा सेशन भी हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इस सेशन को पूरा आपने यहाँ तक सुना होगा, और इन सारी चीज़ों को सारे एग्ज़ाम्स में फॉलो करना चाहिए आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसमें एफिशिएंसी आपकी बेहतर हो। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।